साथियों, आज फिर हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम या भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ उसके लिए हम पहले वीडियो में एक क्लास दे चुके हैं और आज दूसरा वीडियो हम लेकर फिर हाजिर हैं। आप सभी लोग एक काम करिए कि अपने नोट्स और पेन लेकर बैठिए ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो नोट करते रहें। और जिस प्रकार से बहुत कम समय में इस YouTube चैनल द कवरेज विद धीरेन्द्र सिंह ने प्रोग्रेस की है, इसके लिए आप सभी व्यूवर्स का, सारी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर बात करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आपको ठीक से याद होगा कि फजल अली जो रिपोर्ट थी, फजल अली आयोग की, उस रिपोर्ट की लगभग बातें सरकार ने मान ली थी। कुछ बातों को छोड़ दिया, जैसे कि फजल अली की रिपोर्ट ने कहा था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनाए जाएं, लेकिन भारत सरकार ने 16 राज्य बनाए। 1 नवंबर 1956 को भारत की स्थिति इस प्रकार थी, जिसमें 16 स्टेट्स और 6 यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यहां लिखा राज्य और यहां लिखा केंद्र शासित प्रदेश। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्य और केंद्र का मतलब, केंद्र शासित का मतलब क्या होता है? क्यों सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो स्पष्ट है कि राज्य किसे कहेंगे? जहां विधानमंडल हो। विधानमंडल का मतलब विधानसभा हो, या कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है और वहां पर राज्यपाल होना चाहिए और वहां पर राज्य सूची होनी चाहिए। अब आपको ठीक से याद आ रहा होगा कि राज्य सूची का मतलब जितने संघात्मक देश हैं वहां पर राज्यों को अलग शक्तियां दी गई हैं संवैधानिक, और केंद्र को अलग शक्तियां दी गई हैं यूनियन टेरिटरी। मतलब जहां केंद्र सरकार का प्रशासन हो, भारत का राष्ट्रपति यहां पर प्रशासक की नियुक्ति करता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी। हमने इधर कहा कि जहां विधानसभा हो, राज्यपाल हो, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति राज्य को, तो फिर दिल्ली क्या है? पुडुचेरी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर क्या है? वर्तमान 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब 2019 में संसद से पास हुआ तो जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े कर दिए गए। लेह और कारगिल के क्षेत्र को लद्दाख बना दिया गया। बाकी जो जिले थे वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को बिल्कुल ठीक दिल्ली की तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब जहां मुख्यमंत्री भी बनेगा राज्य, और वहां पर केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल भी होगा, विधानसभा भी होगी, और कुछ हद तक अगर पुलिस या अन्य कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कानून राज्य बनाएगा। और एक था पुडुचेरी। एक भारतीय संविधान में संशोधन हुआ और 239(a) के तहत पुडुचेरी को मंत्री परिषद बनाने की शक्ति दी गई। और जब किसी राज्य में मंत्री परिषद बनाने की शक्ति दी गई तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उस राज्य में मुख्यमंत्री भी होगा। तो ये चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, और चाहे आपका दिल्ली हो, ये तीनों अधिराज्य हैं। मतलब आधे राज्य के अधीन में हैं और आधे ये
केंद्र के अधीन में कुछ शक्तियां, कुछ क्षेत्रों में कानून यहाँ केंद्र बनाता है और कुछ क्षेत्रों में कानून यहाँ राज्य बनाता है। तो इतनी बात आपको ठीक से समझ में आ गई। अब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, ये अब आप लोग देखिए। 1956 में जब भारत में एक राज्य हुआ करता था, कोचीन राज्य। कौन सा राज्य? कोचीन राज्य। और कोचीन राज्य का हिस्सा था त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कोचीन राज्य का क्षेत्र था त्रावणकोर। मद्रास राज्य का जो मालाबार तट था, और एक और हिस्सा था जो दक्षिण कन्नड़ का हिस्सा था। दक्षिण कन्नड़ का आप लोग ये सब नोट्स करते रहें ताकि आपके चीजें सीरियल से समझ में आए और एक क्रम बना रहे, क्रम न टूटे। दक्षिण कन्नड़ का एक हिस्सा था कसरगोड़े। तो इन तीनों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था केरल। कोचीन राज्य से त्रावणकोर का हिस्सा निकाला हमने, मद्रास राज्य से मालाबार तट निकाला, और दक्षिण कन्नड़ से हमने कसरगोड़े हिस्सा निकालकर एक नया राज्य क्रिएट किया। वो रास्ता केरल। ठीक है। अब इसके बाद और भी सरकार ने काम किया, जैसे कि मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन तीनों को मर्ज करके सरकार ने एक नया राज्य बनाया इस अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश। मध्य भारत को, विंध्य प्रदेश को और भोपाल को, सभी को मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया। ठीक है। और जो सौराष्ट्र और कच्छ का हिस्सा था, इनको बंबई राज्य में विलय कर दिया। बंबई राज्य में विलय कर दिया। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र को बंबई राज्य में विलय कर दिया। इसके बाद एक और काम किया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को, किसको देखना ध्यान से, लक्षद्वीप, एक सेकंड, लक्षद्वीप, मिनिकॉय प्लस अमिनी द्वीप, इन तीनों स्थानों को मद्रास से अलग कर दिया गया, मद्रास से विभाजित कर दिया गया। मद्रास से अलग कर दिया लक्षद्वीप को, मिनिकॉय को और अमिनी द्वीप को। ठीक। अब तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बात हुई। अब 1956 के बाद क्या हुआ? 1956 के बाद अब हम 1960 के दौर में चल रहे हैं। आप लोग सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो लिखे जा रहे हैं उनको आप जरूर नोट डाउन करते रहें ताकि आपको क्रम बनाने में कोई दिक्कत ना हो और चीजें ठीक से समझ में आए। अब
1960 में 1956 के बाद क्या हुआ, 1956 के पश्चात। सबसे पहले हम चलते हैं 1960 में। देखिए, भारत का एक द्विभाषी राज्य था। द्विभाषी का मतलब ठीक से आप समझ पा रहे होंगे, जहां पर दो भाषाएं बोली जाती हों। जहां पर, तो ऐसा राज्य था बंबई। बंबई में दो भाषाई समूह के लोग रहते थे। एक भाषाई गुजराती, एक जो क्षेत्र था वो गुजराती बोलता था, और एक जो क्षेत्र था वो मराठी बोलता था। गुजरात के लोगों को लगता था कि जितना भी बंबई का विकास हुआ है वो गुजरात के लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि गुजरात के लोग व्यवसायी थे, कामगार थे, मेहनती थे। उन्होंने महाराष्ट्र बुरे मतलब बंबई को बनाया है। तो जिस समय ये बात चल रही थी, क्योंकि सरकार पहले ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर चुकी है, तो अब जगह जगह मांग उठ रही है। सबसे पहले गुजरात के छात्रों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, और आंदोलन जब तीव्र होता चला गया तो एक बार दंगे में बंबई के अंदर 5 या कुछ छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद एक और समस्या उत्पन्न हो रही थी। वो समस्या ये थी कि गुजरात के लोग चाहते थे कि बंबई गुजरात का हिस्सा बने, क्योंकि बंबई को हमने बनाया है हमारा, और मराठी चाहते थे कि नहीं, महाराष्ट्र का हिस्सा बने बंबई। तो ये आपस में काफी तकरार चल रही थी। अंततः ये तय हुआ कि जो बंबई है वो महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगा। इस तरीके से बंबई के मान लीजिए 2 टुकड़े हुए। एक तो बंबई ही रहा जो महाराष्ट्र बना, और एक राज्य बना गुजरात। और आपको ठीक से पता होना चाहिए कि गुजरात भारत का 15वां राज्य था। गुजरात भारत का 15वां राज्य था। ठीक है, ये चीज आपको ठीक से समझ में आ रही होगी कि 1960 में बंबई के 2 टुकड़े हुए। मराठी बोलने वाले जो थे वो महाराष्ट्र बना उनके लिए, और जो गुजराती बोलते थे उनके लिए सरकार ने गुजरात बनाया। और गुजरात भारत का 15वां राज्य था। जिस प्रकार आपको ठीक से याद होगा कि 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 यूटी थे। अब एक राज्य बना जिसका नाम था गुजरात। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको ठीक से, अब हम क्रमवार चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए आप किससे कह रहे हैं कि बार बार जो भी हम नोट डाउन कर रहे हैं वो आप भी नोट डाउन करते रहें, ताकि क्रम ना टूटे। क्योंकि अगर क्रम टूट गया तो चीजों को समझने में काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बात हम करते हैं एक दादर नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली, हमको ठीक से, आप लोगों को ठीक से याद होगा कि 1954 तक दादर नगर हवेली फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ 47 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, दादर नगर हवेली एक विदेशी क्षेत्र था, भारत का हिस्सा नहीं था। 1954 में ये स्वतंत्र हुआ। दादर नगर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुआ और भारत का हिस्सा बना। फ्रांसीसियों ने भारत को सौंपा। उसके बाद क्या हुआ? 1961 तक यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोगों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा ही यहाँ का प्रशासन चलता रहा।
लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने 1961 के में ही एक संविधान संशोधन किया। भारत की सरकार ने 10वां संविधान संशोधन किया। 10वां संविधान संशोधन, ठीक से आप लोग देखिए, 10वां संविधान संशोधन आप ठीक से समझ पा रहे हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में और इसके तहत दादर नगर हवेली को दादर नगर एवं नगर हवेली, इसको हमने एक संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी का दर्जा दे दिया। और आपसे यहां से बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है कि 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग चलते हैं गोवा, दमन एवं दीव। गोवा, दमन एवं दीव, ठीक है। 12वें संविधान संशोधन के तहत, ध्यान देना यहां से, 12वें संविधान संशोधन के तहत 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को 1962 में गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं कभी कि गोवा कब तक केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब मिला? प्रश्न यहां से पूछता कभी कि किस वर्ष गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो वर्ष था 1987। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार ने दिया। उसके बाद यहीं पर जो इसका हिस्सा था दमन दीव, इसको हमने बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान स्थिति में यहां चीजें और समझ लीजिए कि दमन और दीव को वर्तमान में दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली दमन दीव को मर्ज करके एक यूटी बनाया। ठीक है, यूटी तो पहले थे लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम भारत के राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, इसलिए क्रमवार राज्यों का अध्ययन भी हम लोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पुडुचेरी की। ठीक है, तब का पांडिचेरी और वर्तमान में है ये पुडुचेरी। तब का पांडिचेरी और वर्तमान में ये पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी आपको ठीक से याद होगा कि पुडुचेरी एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जो 4 टुकड़ों में विभाजित है और भारत के 3 राज्यों में इसका विस्तार है। जैसे कि आपका हिस्सा है यनम, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी कराईकल दोनों ये पार्ट है तमिलनाडु के। और एक राज्य है, एक क्षेत्र था माहे,
ये आपके केरल राज्य में विस्तार है। ये हमारा पूरा पुडुचेरी, इनको मर्ज किया और इन सब के विलय रूप को हम कहते हैं पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ठीक, तो पुडुचेरी जो 1954 तक फ्रांस के लोगों के अधीन था, फ्रांस का शासन था। 1954 में फ्रांस ने 1954 में भारत को सुपुर्द कर दिया, भारत को सौंप दिया पुडुचेरी को। यहां से समझना, वर्तमान नाम पुडुचेरी, पुडुचेरी और तत्कालीन नाम था पौंडीचेरी। ठीक है, 1962 तक यहां शासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। ठीक है, यहां 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र की तरह शासन यहां का चलता रहा, अधिग्रहित क्षेत्र की तरह शासन चलता रहा। आप लोग ठीक से देखना, और अगर आप थकान महसूस करना तो आराम से बैठना, पानी पीना, चाय पीना और उसके बाद पूरी एनर्जी लेकर वापस आना। लेकिन जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको क्रम बार बहुत गंभीरता से देखिए और समझिए। देखिए, 1962 तक एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में काम चलता रहा और उसके बाद भारत सरकार ने फिर अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत पौंडीचेरी को यूटी बनाया गया, संघ क्षेत्र बनाया गया। तो आपको बड़ी आसानी से उत्तर देना है कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पौंडीचेरी को दिया गया। और बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं कि तब पौंडीचेरी और आज पुडुचेरी, ठीक है, भारत सरकार ने इसका नाम में परिवर्तन किया है। और जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो भारत सरकार को अनुच्छेद 3 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अब बारी आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था, नागालैंड। कौन सा राज्य? हम इसी बगल में लिख रहे हैं, नागालैंड। देखिए, नागालैंड में जो नागा की पहाड़ियां थी, नागा की पहाड़ियां, और जब नागालैंड की बात कर रहे हैं तो भारत का जो नागालैंड था वो वहां पर एक राज्य था त्वेनसांग, और ये क्षेत्र आसाम के बाहर का क्षेत्र। ठीक है, और ये सब कुछ, इन सबको मिलाकर हमने एक राज्य बनाया और भारत का 16वां राज्य था नागालैंड। भारत का 16वां राज्य बना, क्योंकि 15वां राज्य बना था कौन सा? गुजरात, और 16वां राज्य बना नागालैंड। नागालैंड को हमने नागा की पहाड़ियां और त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर मर्ज किया और 16वां राज्य बनाया, यानी कि गुजरात के बाद ये राज्य बना। और इसके पहले हम लोगों ने यूटी कैसे बने वो आप देख रहे हैं। अब आती बारी पंजाब की। पंजाब का मतलब पेप्सू। देखिए, जैसे हमने नाम लिया पेप्सू, आपके दिमाग में कुछ चीजें आई हुई। पेप्सू, ठीक है। हाँ, पंजाब। पंजाब, आज का पंजाब तब का हुआ करता था पेप्सू। पेप्सू, पेप्सू। इसका नाम पटियाला, पटियाला, ईस्ट पंजाब,
स्टेट्स यूनियन। पटियाला, तो पेप्सू का मतलब जानते हैं आप लोग? पेप्सू का मतलब पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और जैसे हम पेप्सू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें पंजाब का क्षेत्र भी है, इसमें चंडीगढ़ का भी क्षेत्र है, इसमें हरियाणा का भी क्षेत्र है। 3 राज्य थे। चंडीगढ़ तो हमने बाद में यूटी बनाया। 3 समझिए आप, पंजाब, हरियाणा और आपका एक और हिस्सा था हिमाचल प्रदेश। चीजें ठीक से समझिए हम। तो इधर भी राज्यों को विभाजित करने की बात चल रही थी। सबसे पहले आप ठीक से समझिए कि जो हरियाणा था भारत का राज्य क्षेत्र, हरियाणा तो पेप्सू का हिस्सा था, लेकिन जो ये क्षेत्र था पेप्सू का, तो ये क्षेत्र था ये हिंदी भाषाई था। और जब ये हिंदी भाषाई था तो एक कमेटी बनाई गई, शाह समिति। ठीक, एक कमेटी बनी थी शाह समिति कमेटी बनी 1966 में। तो हिंदी पेप्सू से जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, जो हिंदी भाषाई थे, उनके लिए एक नया राज्य क्रिएट किया गया जिसका नाम था, हिंदी भाषाई जो लोग थे उनके लिए एक नया राज्य क्रिएट हुआ जिसका नाम था हरियाणा। कौन सा राज्य क्रिएट हुआ? जिसका नाम था हरियाणा। और हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 17वां। और पेप्सू के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र था, पेप्सू के अंदर ही जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो पहाड़ के लोग थे, जो पहाड़ी हिस्सा था, उनको बनाया गया हिमाचल प्रदेश। क्या बनाया गया? और आपको ठीक से पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जब बना तो 1966 के अंदर जब बना तब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाई गई। लेकिन सरकार ने 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। समझ में? राज्य का दर्जा 1971 में हिमाचल प्रदेश को मिला। ठीक है। उसके बाद हमने एक यूटी और इससे बनाई निकाल के, पेप्सू से एक यूटी बनाई चंडीगढ़, जो वर्तमान में हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। ये अभी हमने पेप्सू से निकाल के बनाई। तो ये पूरा था पेप्सू का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको समझ लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट तो कर ही लिया होगा। लेकिन एक चीज और बताना भूल गए कि जब 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। अब हम आगे की कहानी चलते हैं। आगे की कहानी है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आप लोग भले ही 2 टुकड़ों में इस वीडियो को देखिए, भले ही 15 मिनट वीडियो देखिए, उसको बंद किया, लेकिन इसको देखिए जरूर, टुकड़ों में देखिए, ठीक से समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ठीक से समझ में आए और किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। और आप लोग का जिस प्रकार से आपके कमेंट्स मिल रहे हैं पिछले वीडियोस में, जिस प्रकार से आपके लाइक्स मिले हैं और जिस प्रकार से आप लोगों ने कोशिश करके इस चैनल को काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है, इसलिए आप लोग की से बड़ी अपेक्षा है कि आप लोग कोशिश बार बार करते रहेंगे। तो और जैसे कि हाँ, आप एक और चीज़ है जो टेक्निकल टीम से मैं सिफारिश में आया कि अगर किसी भी व्यूअर्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो या कुछ चीज़ें ठीक से समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके सार्थक विचारों का स्वागत है।
आप लोग अपने विचार जरूर दीजिए। अब आगे बात चलती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसमें सरकार ने 1972 में व्यापक परिवर्तन किए, ठीक है। और जब व्यापक परिवर्तन किए तो आपको ठीक से पता होना चाहिए कि मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला और मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए। आज का जो वीडियो रहा, जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दूसरा वीडियो था, वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे और आपके सुझावों, हमारी टीम आपके सुझावों को आमंत्रित करती है। आप लोग खबरदार रहें और अपनी जो कंपटीशन की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अवसर देने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। ये आपके जीवन में उपयोगी होगा, आपके कैरियर के में ये उपयोगी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।